रात के 11:52 पूरा देश सो रहा था। लेकिन दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स के अंदर एक खामोश हलचल मची हुई थी। अचानक देश के प्रधानमंत्री अपना फोन उठाते हैं और एक वर्टिकल वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई फॉर्मल टीवी एड्रेस नहीं, कोई पीआर टीम का तामझाम नहीं, सिर्फ एक इंस्टाग्राम रील स्टाइल का फुल स्क्रीन वीडियो। और शुरुआत होती है इन शब्दों से, थैंक यू फ्रेंड्स। आखिर दोस्तों उस रात ऐसा क्या हुआ? इंटेलिजेंस ब्यूरो की उस अति गोपनीय रेड फाइल के अंदर ऐसा क्या लिखा था जिसने प्रचंड बहुमत वाली मजबूत मोदी सरकार को आधी रात ये असाधारण कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? क्या वाकई जंतर मंतर के ऊपर 15 लाशें बिछाने की कोई खौफनाक साजिश रची जा चुकी थी? जब दिल्ली की सड़कों पर बवाल चरम पर था तो भारी पुलिस फोर्स अचानक पीछे क्यों हट गई? बाहर हाउस अरेस्ट और लोकतंत्र की हत्या का रोना रोने वाले वो तथाकथित क्रांतिकारी नेता अंदर बंद कमरों के अंदर किसके साथ में वीआईपी मीटिंग्स कर रहे थे? और अगर उस दिन पैरामिलिट्री फोर्सेज ने गलती से भी गोली चला दी होती तो भीड़ में छुपे वो 50 स्लीपर सेल्स क्या करने वाले थे जिन्हें सिर्फ एक लाश गिरने का बेसब्री से इंतजार था? दोस्तों ये कोई साधारण राजनीतिक घटना नहीं है। ये भारत के इतिहास के अंदर संकट प्रबंधन और साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस का वो अनसेंसर्ड सच है जिसे समझने के बाद में आप राजनीति और शासन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देंगे। दोस्तों आज हम डिकोड करेंगे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल की वो लॉन्ग रोप पॉलिसी जिसने पूरे विपक्ष और आंदोलनकारियों को ऐसा लकवा मार दिया है कि उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है उस बड़े आंदोलन से जिसने अचानक पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। शिक्षा व्यवस्था, नीट और यूजीसी नेट जैसे बेहद संवेदनशील मुद्दों को ढाल बनाकर के एक नया संगठन रातों रात खड़ा हुआ जिसे कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी कहा जाता है। दोस्तों बाहर से देखने पर यह सिर्फ कुछ नाराज छात्रों का समूह लग रहा था जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही पक रही थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस विंग की रिपोर्ट्स सरकार के टेबल पर कुछ और ही अलार्म बजा रही थी। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर एक बड़ा संसद चलो मार्च बुलाया गया था। हजारों मासूम छात्रों को भड़का करके दिल्ली की सड़कों पर उतार दिया गया था। लेकिन दोस्तों असली खेल इन छात्रों के पीछे चल रहा था। खुफिया एजेंसियों ने सरकार को एक बेहद गंभीर इनपुट दिया था। इनपुट ये था कि इस भीड़ का नेतृत्व कर रहे लोग चाहते ही नहीं हैं कि मामला किसी भी तरह शांति से सुलझे। उनका असल मकसद इन हजारों मासूम बच्चों को उकसा करके संसद भवन की उस नो गो जोन तक भेजना था जहां सुरक्षा के अंदर तैनात पैरामिलिट्री फोर्सेस को अपनी आत्मरक्षा के अंदर मजबूरी के अंदर ट्रिगर दबाना पड़े। दोस्तों जरा सोचिए अगर उस दिन दिल्ली की सड़क के ऊपर 15 से 20 बच्चों की जान चली जाती तो क्या होता? पूरे देश के अंदर आग लग जाती, अंतरराष्ट्रीय मीडिया के अंदर भारत की छवि एक तानाशाह देश के बन जाती। और दोस्तों यही उस मास्टरमाइंड का असली प्लान था। उन्हें सिर्फ मासूमों की लाशें चाहिए थी ताकि सारा का सारा दोष मोदी सरकार और भारत के सुरक्षा बलों के माथे पर मढ़ा जा सके। लेकिन दोस्तों यहीं पर एंट्री होती है अजित डोभाल के उस खूंखार बिछाए हुए जाल की जिसे कूटनीति की भाषा के अंदर लॉन्ग रोप पॉलिसी कहा जाता है। लॉन्ग रोप का मतलब है कि दुश्मन को इतनी ढील दो कि वो खुद ही अपने बुने हुए जाल के अंदर फंस कर के लटक जाए। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों को सख्त निर्देश थे कि किसी भी हाल के अंदर उकसावे के अंदर नहीं आना है और संयम बरतना है। जब भीड़ उग्र हो रही थी पुलिस ने जानबूझकर के एक दायरा फिक्स किया और उसे आक्रामक होने का थोड़ा स्पेस दिया। दोस्तों अगर पुलिस इन नेताओं को आंदोलन शुरू होने से पहले गिरफ्तार कर लेती तो ये रातों रात शहीद बन जाते, लेकिन सरकार ने इन्हें एक्सपोज होने दिया। उग्र प्रदर्शनकारी सीसीटीवी और मीडिया कैमरों के सामने हिंसक हुए, उन्होंने बैरिकेड्स तोड़े और देखते देखते उन्होंने पब्लिक सपोर्ट गिराना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने खुद की मासूमियत का चोला उतार करके फेंक दिया। अब दोस्तों जरा इस गहरी साजिश के उस हिस्से को समझिए जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। जो नेता सोशल मीडिया पर बैठ करके मासूम छात्रों को उकसा रहे थे वो खुद कितने सुरक्षित थे।
बाहर एक नैरेटिव फैलाया जा रहा था कि सीजेपी के टॉप नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, उनके फोन छीन लिए गए हैं और उन्हें गायब कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, इंटेलिजेंस एजेंसियों के दावों और खुफिया इनपुट्स के मुताबिक असलियत बिल्कुल अलग थी। वो नेता आराम से सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के साथ में वीवीआईपी मीटिंग्स कर रहे थे। उनके हाथों में वो फोन मौजूद थे जो कहा जा रहा था कि वो छीन लिए गए हैं। दोस्तों, कुछ नेता तो इतने चालाक निकले कि लाठी चार्ज के वक्त वो अपनी वातानुकूलित गाड़ियों के अंदर बैठे वीडियोग्राफी करवा रहे थे, ताकि कल को अगर कोई कानूनी एक्शन हो तो वो खुद को शांतिपूर्ण साबित कर सके। इनके एक बड़े नेता को तो बाकायदा मेट्रो लाइन के पास भेजा गया ताकि वो लगातार सीसीटीवी कैमरे की जद में रहे और उसकी लोकेशन दंगे वाली जगह से बिल्कुल अलग दिखे। मतलब साफ था कि मासूम छात्रों को लाठियां खाने और गोलियों के सामने धकेल दिया गया और खुद नेता अपने बचाव का फुल प्रूफ कानूनी प्लान बैठकर के उड़े हुए थे। दोस्तों, सरकार से प्रदेश के पीछे बातचीत चल रही थी, लेकिन ये बात जानबूझ करके छात्रों से छिपाई गई ताकि उनका गुस्सा कभी ना शांत हो सके। सरकार के पास में इस पूरे ड्रामे की पल पल की रिपोर्ट्स आ रही थी। एक और बड़ा खतरा जो आईबी देख रही थी वो था कम्युनिकेशन डार्क जोन का। दोस्तों, इंटरनेट शटडाउन या फिर नेटवर्क जैम होने की स्थिति के अंदर प्रदर्शनकारी ब्रिज फायर और फायर चैट जैसी ऑफलाइन मैसेजिंग चैट ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे थे। ये ऐप्स इंटरनेट के बजाय ब्लूटूथ और वाईफाई डायरेक्ट का इस्तेमाल करके एक मैश नेटवर्क चलाते हैं, जिससे मैसेज एक फोन से दूसरे फोन तक जंप करता हुआ पूरी भीड़ में फैल जाता है। दोस्तों, खुफिया एजेंसियों को पता था कि इस तकनीकी सुविधा का फायदा उठा करके भीड़ में कुछ ऐसे स्लीपर सेल्स और असामाजिक तत्व घुस चुके हैं जो विदेशी एजेंसियों के इशारों पर भारत के अंदर कोई बड़ा दंगा भड़काने की फिराक में है। दोस्तों, आज के समय के अंदर जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, तो विदेशी ताकतें सीधी जंग नहीं लड़ती। वो भारत की आंतरिक कमजोरियों जैसे कि बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था की खामियों को हथियार बनाती है। वो सोशल मीडिया के ऊपर बोट्स अकाउंट के जरिए प्रोपेगेंडा चलाती है ताकि विदेशी निवेशकों के मन के अंदर डर बैठे और भारत की ग्रोथ स्टोरी डीरेल हो जाए। दोस्तों, सरकार को इस विदेशी टूल किट और इको चेंबर को तोड़ना था, और वो भी बिना किसी बड़े बल प्रयोग के, क्योंकि बल प्रयोग सीधे तौर पर दुश्मन के ट्रैप के अंदर फंसना होता है। और यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी ने वो मास्टर स्ट्रोक खेला जिसे आधुनिक सैन्य रणनीतिकार कॉग्निटिव वॉरफेयर यानी कि माइंड हैकिंग का खेल कहते हैं। दोस्तों, सरकार जानती थी कि पारंपरिक मीडिया का असर अब खत्म हो चुका है। आज का युवा अखबारों के लंबे संपादकीय या फिर टीवी की चीखती चिल्लाती डिबेट्स नहीं देखता है। उसका पूरा दिमाग इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स के एल्गोरिदम से कंट्रोल होता है। आंदोलनकारी इसी वर्टिकल फॉर्मेट को अपना सबसे बड़ा हथियार मानकर के सरकार पर लगातार मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे थे। डोभाल डॉक्ट्रिन का एक अहम सिद्धांत है डिफेंसिव ऑफेंस। इसका मतलब ये दोस्तों की समस्या के अपने दरवाजे तक आने का इंतजार मत करो, बल्कि जहां से समस्या पैदा हुई है उसे वहां जाकर के उसी की भाषा में उसे खत्म करो। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने ठीक यही किया। उन्होंने शत्रु के हथियार को ही अपने हाथ में ले लिया। आधी रात को 11:52 पर वो वर्टिकल वीडियो ड्रॉप होता है। ये टाइमिंग कोई संयोग नहीं है। मनोवैज्ञानिक युद्ध के अंदर ये एक अचूक समय होता है। रात के वक्त जब युवा अकेले अपने फोन की स्क्रीन स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तब देश का सबसे पावरफुल व्यक्ति फुल स्क्रीन पर आता है और बहुत ही शांत स्वर के अंदर सीधे उन्हें फ्रेंड्स कहकर के संबोधित करता है। ये अथॉरिटी फिगर की डराने वाली इमेज को तोड़ करके एक दोस्त या फिर अभिभावक की छवि गढ़ने का क्लासिकल ऑपरेशन था। दोस्तों, इस पूरे मूव ने प्रधानमंत्री के बीच के सारे बिचौलियों को बाईपास कर दिया। ना कोई मीडिया, ना कोई विपक्ष और ना ही कोई छात्र नेता। सीधा डायरेक्ट टू कंज्यूमर यानी कि D2C मॉडल। दोस्तों, इससे उन तथाकथित क्रांतिकारी नेताओं की प्रासंगिकता ही रातों रात खत्म हो गई जो छात्रों और सरकार के बीच में एक बड़ी दीवार बनकर के अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। इंटेलिजेंस का एक बहुत ही बेसिक रूल होता है कि जब भीड़ बहुत ज्यादा उग्र हो तो उसे लॉजिक पर बहस मत करो, बल्कि उसके दर्द को मान्यता दे दो। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने वीडियो के अंदर बिल्कुल यही किया। उन्होंने साफ किया कि मैं जानता हूं कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। ये लाखों विद्यार्थियों और उन अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। इस एक वाक्य ने आंदोलन के गुब्बारे से सारी हवा निकाल दी। जब सत्ता के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति आपकी पीड़ा को न सिर्फ स्वीकार करता है, बल्कि यह भी बताता है कि वो इसे हल करने के लिए
रात दिन काम कर रहा है और गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो सड़क पर बैठे युवा का मनोवैज्ञानिक प्रतिरोध तुरंत टूट जाता है। इसे कहते हैं विरोधियों को वैचारिक रूप से पूरी तरह से निहत्था कर देना। इसके साथ ही दोस्तों सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि अगले दिन सुबह के सभी अखबारों और प्राइम टाइम डिबेट्स का एजेंडा सरकार खुद तय करेगी। दोस्तों न्यूज साइकिल का पूरा कंट्रोल सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। अब दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम के समानांतर एक और बड़ा मुद्दा चल रहा है जिसे समझे बिना ये पूरा एनालिसिस पूरा नहीं हो सकता है। वो था लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर के सोनम वांगचुक का अनशन। दोस्तों बहुत से आलोचकों ने सवाल उठाया कि एक तरफ छात्रों के ऊपर पुलिस के डंडे चल रहे हैं और दूसरी तरफ वांगचुक को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। सरकार का ये दोहरा रवैया क्यों? दरअसल दोस्तों यही भारत सरकार की वो डीप कूटनीति है जो दिखाती है कि सरकार आंदोलन की शक्ल और उसके नेता की साख के आधार पर अपना रेस्पॉन्स तय करती है। दोस्तों सोनम वांगचुक कोई पॉलिटिकल मोहरे नहीं हैं, वो एक पर्यावरणविद हैं। उनकी छवि एक शांतिपूर्ण गांधीवादी प्रदर्शनकारी की है। मोदी सरकार बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि अगर वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ भी होता है तो इंटरनेशनल लेवल पर भारत की छवि को भारी नुकसान पहुंचेगा। वेस्टर्न मीडिया भारत के खिलाफ जहर उगलेगा और इसलिए दोस्तों सरकार ने वहां पर कोई आक्रामकता नहीं दिखाई। वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में जरूर लिया, लेकिन इसके तुरंत बाद गृह मंत्रालय के टॉप ऑफिशियल्स ने उनसे सीधी बातचीत की और बहुत ही सम्मानजनक तरीके से उनका अनशन खत्म करवाया। दोस्तों सीजेपी के मामले में सरकार ने थका देने वाली और एक्सपोज करने की नीति अपनाई है, जबकि वांगचुक के मामले में सम्मान और समाधान का रास्ता खोजा है। दोस्तों भारत की राजनीति में जब कोई मजबूत सरकार अपनी रणनीति को थोड़ी सी भी बदलती है तो सतह पर देखने वाले उसे सरकार का झुकना या फिर डरना मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों सामरिक यथार्थवाद और चाणक्य नीति के चश्मे से देखें तो ये कोई हार नहीं है, बल्कि एक सोची समझी टैक्टिकल रिट्रीट है। आचार्य चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र के अंदर साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई है। चाणक्य कहते हैं कि एक बुद्धिमान शासक कभी भी सीधे दंड यानी कि बल का प्रयोग नहीं करता है। जब प्रधानमंत्री मोदी खुद मोर्चे पर आकर के संवाद कर रहे थे तो साम नीति का चरम पूरे देश ने देखा है। दोस्तों चाणक्य नीति के अंदर एक बहुत ही प्रसिद्ध आंधी और घास की उपमा है। जब कोई विनाशकारी तूफान आता है तो जो कठोर पेड़ अपने अहंकार के अंदर सीधे खड़े होते हैं वो जड़ से उखड़ जाते हैं, लेकिन जो नरम घास तूफान के आगे झुक जाती है वो तूफान के गुजर जाने के बाद में शान से वापस खड़ी हो जाती है। दोस्तों एक आर्थिक और वैश्विक लक्ष्य की और तेजी से बढ़ रहे भारत के लिए आज घरेलू मोर्चे पर शांति बहुत जरूरी है। वर्तमान सरकार अपनी कीमती राजनीतिक पूंजी और ऊर्जा ऐसे बेसिर पैर के आंदोलनों के अंदर खर्च नहीं करना चाहती है। सरकार बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि भारत जैसे विशाल लोकतंत्र के अंदर एक छोटा सा आंदोलन बड़ा उत्प्रेरक बन सकता है और तमाम विरोधी दल अपनी दुश्मनी भुला करके एक छतरी के नीचे आ सकते हैं। दोस्तों सरकार ने खुद थोड़ा लचीलापन अपना करके विपक्ष की उस छतरी को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। आंदोलनों की सबसे बड़ी ताकत जनता की सहानुभूति होती है। प्रधानमंत्री ने खुद आधी रात को आगे आकर के वो सहानुभूति अपने पक्ष में कर ली है। अब देश के सामने साफ संदेश है कि जब देश का मुखिया खुद संवाद कर रहा है और एक्शन ले रहा है तो जो लोग अभी भी सड़क पर पत्थर फेंक रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, वो छात्र नहीं बल्कि किसी विदेशी पैरोल के ऊपर काम कर रहे राजनीतिक मोहरे हैं। दोस्तों ये पूरी घटना इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि डिजिटल स्पेस आज के समय का सबसे बड़ा वॉरफेयर जोन है। जिस तरह से जियोपॉलिटिक्स के अंदर अहम समुद्री रास्तों को कंट्रोल करके पूरे ग्लोबल ट्रेड के ऊपर कंट्रोल किया जाता है, ठीक उसी तरह भारत सरकार ने सोशल मीडिया के नैरेटिव चौक पॉइंट के ऊपर अपना सीधा अचूक नियंत्रण स्टैब्लिश कर लिया है। एक बिना चेहरे वाली भीड़ को उसके ही वेपन से बिना एक भी गोली चलाए मात दे दी गई है। तो दोस्तों अब इस पूरे मामले पर आपका क्या नजरिया है, कमेंट करके जरूर बताएं।